Hello everyone. In previous class, we were discussing on at chapter of BST controlling, in which we have covered meaning and many more things. In in that class, we were discussing on also techniques of management and control, in which we have covered traditional technique. In today's class, we will discuss on modern techniques. हमारे को कंट्रोलिंग करनी है, बट कंट्रोलिंग का जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न वे है, जो रिसेंट टाइम में ऑरिजिन हुआ है, वही मेरी क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स। तो मॉडर्न टेक्निक्स में फर्स्ट आता है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैंने मेरे बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया और मैंने को उस पर कितनी रिटर्न मिल रही है। तो यही मेरा क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जस्ट लाइक यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दे रखा है कि नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका एक सिंपल से इसको एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ते हैं। जैसे लाइक मैंने बोला मेरे बिजनेस में मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टमेंट कितना है, इसको बोल सकते हैं सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट, कि मेरे बिजनेस में मैंने 2 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, 2 लाख का मैंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहाँ पर मैंने बोला 2 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ जो मेरी सेल है वो कितनी कर ली मैंने, 5 लाख। और 5 लाख पे मैं मार्जिन लेके चलता हूँ। नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है मेरा, 10%, इट मीन्स 50,000। ठीक है, 50,000 मेरा सीधे सीधे क्या हो गया, एक इनकम हो गई। तो देखा जाए तो मैंने 5 लाख पर कितना अर्न किया, 10%। अब सीधे सीधे मैटर ये करता है कि मेरी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन्वेस्टमेंट है, उस पर मेरी इनकम कितनी है, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, ईबीआईटी कितना है। तो सीधे सीधा क्या है, मेरी 50,000 की इनकम है और उसमें से मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 2 लाख का। ठीक है, तो कितना सीधे सीधे कितना आ गया, परसेंटेज देखें तो 25% या फिर 2.25 रेशियो जो रखेंगे, वही मेरा क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट पर, उस कैपिटल एम्प्लॉयड पर मेरे को कितनी रिटर्न मिली, कितना परसेंटेज वापस आया, वही मेरी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल। मैं कितना इंक्रीज करूं तो मेरे को कितना इनकम एक्स्ट्रा हो, कितनी इनकम मेरे पास आए। तो ये सारी चीजें हम किस में कंसिडर करने वाले हैं, हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे देखेंगे। ROI is a useful technique which provides the basic yardstick for measuring whether or not इन्वेस्टेड कैपिटल हैज बीन यूज इफेक्टिवली, कि मेरी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसका यूज प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं, फॉर जनरेटिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न। मेरे को रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिले, मेरे को 25% वहां मिल रहा है, मैं ठीक है, 25% बहुत है। ठीक है, आईरो कैन बी यूज टू मेजर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट डिवीजन। हर डिपार्टमेंट के हिसाब से भी हम लोग कई बार काउंट कर सकते हैं। फॉर्मूला दे रखा है जहां पर नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स काउंट किया। मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट पे आउट कर दिया उसके बाद लगा रहे या टैक्स का पेमेंट, नहीं। एक जनरल इनकम हमारी कितनी है। नेट इनकम बिफोर और आफ्टर टैक्स में भी यूज फॉर मेकिंग कंपैरिजन, ये कंपैरिजन का बेस हमने लिया है। आगे है टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड। अब जो हम इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं, हम बोला कितना इन्वेस्टमेंट है, इसको कैपिटल इंक्लूड है, उसमें क्या बोला, वर्किंग कैपिटल। जो डे टू डे एक्टिविटी में मेरी इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी वर्किंग कैपिटल हो गई। फिक्स्ड कैपिटल जो मैंने कि मेरे मशीनरी वगैरह में, जो हैवी इंडस्ट्रीज में मेरे फिक्स्ड जो हो गई, फिक्स्ड एसेट्स में लगा रखा, वो मेरी फिक्स्ड कैपिटल हो गई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन में टोटल इन्वेस्टमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक कैन बी इंक्रीज्ड इधर बाय सेल वॉल्यूम। अभी सेल वॉल्यूम वाला बता दिया मैंने कि मैं सेल वॉल्यूम जैसे बढ़ेगी ऑटोमेटिकली मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। वहां मेरी 50,000 5 लाख की सेल थी, तो मेरा ROI कम था, मैंने बोला 5 की जगह 6 लाख की मेरी सेल हो गई। तो अल्टीमेटली बेनिफिट का है, 6 लाख का मैंने परसेंटेज लिया था 10%, तो 60,000 मेरी इनकम हो गई। 60,000 इनकम हो गई तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था। तो क्या हुआ, यहाँ देखेंगे पहले 25% इनकम थी, तो अब कितनी हो गई, 30%। तो अल्टीमेटली देखा जाए क्या बोला है ये, इंक्रीज इधर बाय इंक्रीजिंग सेल वैल्यूम। जैसे सेल वैल्यूम इंक्रीज होगी, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनेटली मोर देन टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल है, बाय रिड्यूसिंग टोटल इन्वेस्टमेंट विदाउट हैविंग एनी रिडक्शन इन सेल वैल्यूम। तो अगर लगता है कि मेरे को अगर वो सेल वैल्यूम इंक्रीज हो रही है और यहाँ डाउन कर सकते हैं पेमेंट, तो डाउन करेंगे। अल्टीमेटली जैसी हमारी सिचुएशन होगी वैसा हम वहाँ पर डील करेंगे।
ROI provides top management and effective means of control measuring in comparison performance different डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में भी हर जहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट उन पे उनको डिफरेंटली यूज कर सकते हैं, किसको कितना इन्वेस्टमेंट दिया और उन्होंने कितना हमारे को रिटर्न दिया। इट आल्सो परमिट डिपार्टमेंटल मैनेजर टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम विच अफेक्ट ROI इन एडवर्स मैनर। यहाँ पर उनको एक सॉल्यूशन देंगे हम, एक फाइंड आउट प्रॉब्लम फाइंड आउट के लिए ऑप्शन देंगे कि आप हर चीज का एडवर्स इफेक्ट कैसा आ रहा है, आपको प्रॉपर वे में वर्किंग कैसे करनी है, आपको हर इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट कैसे लाना है, उसके लिए वर्किंग के लिए हम लोग क्या डिपार्टमेंट्स को एनालिसिस की परमिशन देंगे। तो सीधे सीधे आरओआई क्या हो गया, कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट का अकॉर्डिंग सेल कितनी थी और उस सेल का परसेंटेज टारगेट कितना है प्रॉफिट का। तो अल्टीमेटली हम सेल को कंसिडर करेंगे तो हमारा रिटर्न, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया उस पर कितना रिटर्न मिला, वो हमारे सीधे सीधा आरओआई आ जाएगा, वो परसेंटेज में हमारे को काउंट करना है। ये मेरा हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड थी, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट था, उस पर कितनी रिटर्न मेरे को मिली। सेकेंड हम डील करते हैं रेशियो एनालिसिस से, कि जो भी हम लोग वर्क करेंगे रेशियो में डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है। एक लेंगे कि हाँ इतना हमारे को वर्किंग करनी थी, इतना हमारा प्रॉपर वे में वर्किंग है कि ठीक है। इसको थ्योरी साथ किया जाएगा ये रेशियो एनालिसिस रेफर टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम जल्दी किस में करने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करने वाले हैं थ्रू कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेशियो बाय द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं रेशियो। जो फर्स्ट हमारा दे रखा है वो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी इन द सेंस सीधे सीधे हम लोग डील करेंगे कैश में, कि एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास कैश कितना फ्लो में चल रहा है, कितना फंड हमारे पास लिक्विड पड़ा है। लिक्विड मतलब इन द सेंस कैश हो सकता है, मेरे डेटर्स वगैरह ये हो सकता है जो इमिडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सके हम लोग, बैंक्स वगैरह। लिक्विडिटी रेशियो और कैलकुलेटेड डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, अगर मेरे को आज बिजनेस बंद करना पड़े तो मेरे को कितना कैश जनरेट हो जाएगा, ये हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। एनालाइज ऑफ करंट पोजीशन ऑफ लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में मतलब हो गया मेरा कैश, बैंक या इसकी सिमिलर थिंग्स। कई बार हमारा डाटा ऐसा होता है कि हमारे को तुरंत पैसा दे सकता है, तो भी उसकी इसमें मान लेंगे हम लोग लिक्विड फंड में इंक्लूड कर लेंगे। डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे अमाउंट ड्यू टू स्टेक होल्डर्स। अगर मेरे को आज पेमेंट करना पड़े या फिर मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट हो, तो मेरे को कैश कितना अवेल हो सकता है, यही मेरा क्या लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के एग्जांपल दे रखे हैं, करंट रेशियो, कितना करंट पड़ा है, क्योंकि रेशियो जिसमें डेटर्स भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में डाटा इंक्लूड होगा, नीचे वाले में डाटा इंक्लूड नहीं होगा। ये मेरा क्या था, लिक्विडिटी रेशियो, जो मेरी लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा, मेरी करंट जो मनी है उसको रिप्रेजेंट करेगा। एक होता वहां हमने बात की थी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की, यहाँ हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की। मेरी सॉल्वेंसी क्या है, मेरा बिजनेस कितने लॉन्ग टाइम में, लंबे पीरियड में चलने वाला है, वही मेरा क्या सॉल्वेंसी रेशियो। रेशियो विच आर कैलकुलेटेड डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, कि लॉन्ग टर्म में कितना सॉल्वेंट रहने वाला है बिजनेस, तो सॉल्वेंसी रेशियो बोला हमने। दिस रेशियो डिटरमाइन द एबिलिटी टू बिजनेस सर्विस इट्स इंडेप्टनेस, की वो अपनी इंडिपेंडेंस को कितना पे आउट कर सकता है, वो कितना डेप्ट में है और कितना उसका खुद का अवेलेबल है। तो ये क्या था मेरा सॉल्वेंसी रेशियो। इसके एग्जांपल देखेंगे, डेप्ट इक्विटी रेशियो, कि मेरी इक्विटी पे कितना डेप्ट अवेलेबल है। प्रोप्राइटरी रेशियो, एक इक्विटी होल्डर का या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कितना परसेंटेज अवेलेबल है, या फिर जो मैं इंटरेस्ट पे आउट करके आ रहा हूँ मेरे लोन्स पर, वो कवर हो रहा है नहीं हो रहा, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है। अगर यहाँ इन पॉइंट्स को कंसिडर कर लेंगे तो हमारे सामने जो एक बिजनेस की सॉल्वेंसी है, लॉन्गेबिलिटी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो ये मेरा क्या था, सॉल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सॉल्वेंसी हमने देख ली, अब बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी, एक बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, कितना प्रॉफिट वो जनरेट करके दे रहा है। दिस रेशियो कैलकुलेटेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। सच रेशियो इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट इन रिलेशन टू सेल्स। सेल्स पे कितना प्रॉफिट है, फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना प्रॉफिट है। जो हमने एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा था, सेम उसी की तरह है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, उसके बाद हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दे तो नेट प्रॉफिट कितना बचा, उसका रेशियो क्या है।
और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर ROI, हम जो हमने पढ़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना है। ये सारी चीजें जो अल्टीमेटली किससे रिलेट करती है, मेरे प्रॉफिट से। जो प्रॉफिट से रिलेट करी उसको मैंने क्या बोला, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यहाँ पर सीधे सीधा हम किस पर डील कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट्स पर। प्रॉफिट हमारे सामने आ गया कि प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन है, लास्ट है टर्नओवर। टर्नओवर इन द सेंस सीधे सीधे हमारी सेल्स वॉल्यूम, कि सेल्स वॉल्यूम, क्योंकि क्या कंडीशन अभी, टर्नओवर रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑपरेशन बेस्ड ऑन द वेल यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे को मिले हैं उस अकॉर्डिंग हम कितनी सेल जनरेट कर पा रहे हैं। हाई टर्नओवर मीन्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम अच्छी सेल कर पा रहे हैं, हमारा जो टर्नओवर है, सेल है, हायर है, इट मीन्स हमने क्या बोला, हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का। अगर हमारा टर्नओवर डाउन है, सेल कम है, तो हमारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया, टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितना स्टॉक मेंटेन किया था उसमें कितना टर्नओवर आया, ठीक है। स्टॉक से रिलेटेड हो गया, कितना स्टॉक हम मेंटेन करके चलते हैं। डेटर्स टर्नओवर, कि हम जो सेल कर रहे हैं उसमें कितने डेटर्स हैं, हम कितनी उधार देके चलो उसमें कितनी सेल है। तो अल्टीमेटली जो हाँ हमारे टर्नओवर इफेक्ट होगा, जो हमारी सेल इफेक्ट करेंगे, वो इसमें हो गया मेरा टर्नओवर रेशियो में। तो रेशियो एनालिसिस क्या हो गया, एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं हम हर चीज की। जैसे मेरे कैश मेंटेन करने की बात हो, मेरी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करो, मेरे बिजनेस की लॉन्गेबिलिटी की बात करो, मेरे प्रॉफिट की बात करो, या फिर मेरी सेल की बात करो, ये सारा मेरा किस में आ गया, रेशियो एनालिसिस में। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सीधे सीधे मैं हर काम की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला हूँ, हर डिपार्टमेंट को मेरे रेस्पॉन्सिबल बनाने वाला हूँ। जहां मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो वो क्या हो गया, मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कि साहब आप इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और हम लास्ट में इस चीज को मेजर करेंगे, उसके लिए आपको अकाउंटेबल कर रखेंगे। तो ये मेरा क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच डिफरेंट सेक्शन, कुछ सेक्शन हो सकते हैं, तो डिविजन्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, सेटअप एज रेस्पॉन्सिबल सेंटर। ये अपने आप में एक सेंटर होगा जो रेस्पॉन्सिबल होगा अपने वर्किंग के लिए। द हेड ऑफ द सेंटर, जो जो सेंटर का हेड होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब इसके सेंटर में भी कौन से हो सकते हैं, क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम सेंटर में। तो फर्स्ट दे रखा है हमारा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर सीधे सीधे किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कॉस्ट के लिए, कि मेरी कॉस्ट कैसे कंट्रोल हो, उस कंट्रोल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर कॉस्ट कैसे मिनिमाइज के लिए, इसके लिए वो सीधे सीधे रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है। एक कॉस्ट और एक्सपेंसेस सेंटर, ये तो कॉस्ट से रिलेटेड हो गया, एक्सपेंस से रिलेटेड हो गया। सेगमेंट और ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेजर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट इनकर्ड, कितनी कॉस्ट आई उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गए, बट नॉट फॉर रेवेन्यू। इसको ओनली किस पे फोकस करना है, अपनी कॉस्ट पे, ना कि रेवेन्यू पे, इनकम पे। साहब मेरी कॉस्ट इतनी मिनिमाइज कर दी मैंने, तो मेरा कॉस्ट सेंटर का वर्क कंप्लीट हुआ। अब जो सेल्स वाले हैं या मार्केटिंग वाले हैं, उन पे डिपेंड करता है रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। मैं रेवेन्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, ओनली मेरी कॉस्ट के लिए। तो ये मेरा क्या होगा, कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जाम्पल इन मैन्युफैक्चरिंग, जनरली कॉस्ट कहाँ कवर होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये किस कॉस्ट सेंटर के पार्ट हो सकते हैं, जो ओनली फोकस किस पे करके चलेंगे, मेरी कॉस्ट पर। सेकंड आता है रेवेन्यू, वहां कॉस्ट से रिलेटेड बात करी, यहाँ पर अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे बात करेंगे, रेवेन्यू इनकम पे बात करेंगे। रेवेन्यू कहाँ जनरेट होती है, जनरली मार्केटिंग में, तो मार्केट वाले रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे हम लोग। ए रेवेन्यू सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए सीधे से रेस्पॉन्सिबल होगा। एग्जांपल देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वहीं इनकम आनी है, और मे बी क्लासिफाइड है रेवेन्यू सेंटर, जहां इनकम से रिलेटेड डील करेंगे, जहां इनकम मेरी परफेक्ट हो, जहां से मेरे को हमारी इनकम आने वाली है, वो इनकम के लिए मैं अकाउंटेबल होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे, वो मेरा क्या है, रेवेन्यू सेंटर। अब रेवेन्यू सेंटर के बाद आता है हमारा कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर। इसमें कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ही प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुज मैनेजर इज रिस्पांसिबल बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। यहाँ पर दोनों को इंक्लूड लेके चलेगा, दोनों को साथ लेकर ही चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर। जो रिपेयर वाले होते हैं, मेंटेनेंस वाले होते हैं, इफ इट इज अलाउड टू बिल, अगर उनको लगता है कोई बिल अलाउ करना तो ही अलाउ करेंगे, ना तो अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड रैम, ठीक, जहां उनको लगता है कि मेरे इस चीज से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, या फिर इससे कॉस्ट इंक्रीज होनी है, अल्टीमेटली
तो कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को जो साथ में कंसीडर करके चलेंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट जनरेट हो, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिले, उस सेंटर को हमने बोला प्रॉफिट सेंटर। इनका वर्क किस पे होता है? सीधे सीधे प्रॉफिट पे। नेक्स्ट आता है मेरा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होता है कि मनी कहाँ से आएगी कहाँ जाएगी उसकी थिंकिंग रखना, वो मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट सेंटर। एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट, ये केवल प्रॉफिट के लिए ही रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, साथ साथ किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, किस एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट लेके चलना है जिससे हमारे को प्रॉपर प्रॉफिट मिले, तो वही मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट सेंटर के में क्या क्या इंक्लूड हो गया? प्रॉफिट तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, और प्रॉफिट में कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों इंक्लूड होता है। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर ओवरऑल थिंग्स के लिए रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है हमारा। द इन्वेस्टमेंट मेड इन ईच सेंटर इज separately ascertained in return on investment is used to basic judgment for the performance the center। हर डिपार्टमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट लगा, कितना हमने एक्सपेंसेस किया, और हर डिपार्टमेंट ने हमारे को कितनी परफॉर्मेंस दी, ये क्या है? हम लोग सेपरेटली काउंट करेंगे। सेपरेटली काउंट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमारे को मिलेगा, हमारे एक्चुअल पोजीशन सामने आएगी। तो ये टॉपिक जो हमने कवर किया वो कहता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पर हर डिपार्टमेंट को अपने अपने काम के लिए रेस्पॉन्सिबल हम लोग रखेंगे, अकाउंटेबल रखेंगे। अकाउंटेबिलिटी रहेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिलेगा, जैसे कॉस्ट से रिलेटेड हो, रेवेन्यू, प्रॉफिट या फिर इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। ये हमारी क्या थी? रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसे ही हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी वैसे ही हमारे को क्या करना, वहां तो हमने अकाउंटिंग की बात की, यहाँ पर मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें। ऑडिट जनरली हम अकाउंट्स में देखते हैं कि जो हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं उनको ऑडिट करवाना, एक प्रॉपर वे में चेक कराना ही मेरा क्या है? ऑडिट। वो तो हमारे अकाउंटिंग की थी। बट एक मैनेजर किस वे में वर्किंग करता है? मैनेजर प्रॉपर वे में वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा? मैनेजमेंट जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन हम लोग लेके चल रहे हैं, वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहे, इसकी जो जितनी भी थिंकिंग होगी वो मेरा किस में आ गया? मेरा मैनेजमेंट ऑडिट में। क्या है इसकी थ्योरी? मैनेजमेंट ऑडिट रेफर टू सिस्टमेटिक अप्रेजल ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो एक अप्रेजल रखना है हमारे को ओवरऑल परफॉर्मेंस की, वही मेरा क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट। द पर्पस इज टू रिव्यू, क्या करना है? रिव्यू करना इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को हमको प्रॉपरली ऑडिट करना है, प्रॉपरली चेक करना है, टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो फ्यूचर पीरियड के लिए। इट इज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द डेफिशिएंसी, अगर लगता है कोई कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको आइडेंटिफाई करना है हमारे को, जिससे उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आए। दस मैनेजमेंट ऑडिट में भी डिफाइंड एज, अब इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं सीधे सीधे? ये एक इवैल्यूएशन है ऑफ द फंक्शनिंग, वर्किंग का, उनकी परफॉर्मेंस का और इफेक्टिवनेस का, और किसकी? मैनेजमेंट की। अल्टीमेटली हमने क्या बोला? मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? जिसमें हम लोग उनके जो वर्किंग है, फंक्शंस है उनका, वो कैसे उस वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो, और उसका कितना इफेक्टिवनेस है, इन तीनों थिंग्स को साथ लेके चलेंगे, उनकी ऑडिट करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे। ये मेरा क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट। इसके कुछ एक बेनिफिट दे रखे, एडवांटेज दे रखे कि मैनेजमेंट ऑडिट का बेनिफिट क्या मिलने वाला है। इट हैव टू लोकेट प्रेजेंट और पोटेंशियल डेफिशिएंसी, जो मेरे को लगता है ना कि अभी इसमें कोई डेफिशिएंसी, कोई प्रॉब्लम आ रही है उनकी वर्किंग में, तो उस पोटेंशियल या प्रेजेंट डेफिशिएंसी को लोकेट करना, और उसमें ऐसा इंप्रूवमेंट करे, वो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है उसके लिए वर्किंग करना। अगर हमने ये उसकी डिफिशिएंसी देख ली तो उसको रिमूव करेंगे हम लोग, ठीक है। हेल्प टू इम्प्रूव कंट्रोल सिस्टम, अल्टीमेटली कंट्रोल आएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कंटिन्यूसली मॉनिटर। हम यहाँ पर, एक तो होता है कंटिन्यूली ओनली वर्कर्स को जज करना, यहाँ पर हम मैनेजमेंट को भी जज कर रहे हैं। मैनेजमेंट को जज कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है? कंटिन्यू मॉनिटर हो रहा है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस से, तो अल्टीमेटली ओवरऑल हमारे को इंप्रूवमेंट आएगा, ओवरऑल कंट्रोल आएगा। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, यहाँ कोऑर्डिनेशन मेंट होगा फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन आएगा, दे वर्क टुगेदर। यहाँ पर हमने बोला था सेल्स वाला किस पे डिपेंड है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वाला किस पे डिपेंड है? सेल्स पर। इंटर रिलेटेडनेस है तो कोऑर्डिनेशन आने वाला है। इफेक्टिव टुवर्ड द अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर उनकी मैनेजमेंट की ऑडिट लेके चल रहे, हम कितना उनमें कोऑर्डिनेशन था, एक दूसरे को कितना सपोर्ट करा था ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। तो यहाँ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल को टारगेट लेके हम वर्किंग करेंगे तो उनके कोऑर्डिनेशन आएगा, ये हम उनकी मैनेजमेंट ऑडिट में भी काउंट करने वाले हैं। इट इंश्योर अपडेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेजर पॉलिसी,
अगर कोई एग्जिस्टिंग मैनेजर पॉलिसी रॉन्ग लगती है तो उसको अपडेट करेंगे हम लोग, जो भी स्ट्रेटेजी उसमें चेंज करेंगे, और लाइट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज, और इन्वायरमेंटल चेंज जो इफेक्ट है उसको काउंट करते हुए चलेंगे। तो अल्टीमेटली एक मैनेजर कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग कैसे इंप्रूव हो सकती है, उसकी डिफिशियंसी उसको कैसे रिमूव करना है, ये सारी थिंग्स हमने किस में कंसिडर करनी है, हमारे मैनेजमेंट ऑडिट में। कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट में समटाइम्स पोज ए प्रॉब्लम, कई बार हो सकता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि मेरे पे ऑडिट क्यों हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, देयर इज नो स्टैंडर्ड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। साथ में मैं जैसे हम अकाउंटिंग के ऑडिट की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स है, पूरा पूरा थ्योरी है, एक पैटर्न है, बट यहाँ पर ऐसे कोई पैटर्न नहीं है। मैथड ऑडिट इज नॉट कंपलसरी अंडर एनी लॉ, और लॉ के अकॉर्डिंग तो ये कंपलसरी नहीं है। अदर ऑडिट तो फिर भी कंपलसरी, बट इसका कोई कंपल्शन नहीं है। Enlightenment managers, however, understand its usefulness in improving overall performance of the organization। किस बात पे डिपेंड करेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट थिंकिंग रखे कि इससे हमारे को इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो कंटिन्यूसली उनकी परफॉर्मेंस, उनकी वर्किंग, उनका हर काम का पैटर्न हम जो चेक करने वाले हैं, ऑडिट करने वाले हैं, वही मेरी क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा, वो हमारा पीआरटी और सीपीएम। ये क्या है, सीधा सा कंसेप्ट इसके अंदर ये है कि जो भी हम लोग वर्क अलोकेट करेंगे, जो वर्क करने वाले हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट टाइप में बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड टाइप में बनाएंगे, जिसमें टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ फिक्स होगा। स्टेप बाय स्टेप हमारे को किस सीक्वेंस को पूरा करना है, कितने टाइम पीरियड में पूरा किया, कितना इफेक्टिवली किया, वही मेरा प्रोजेक्ट क्या है, जो भी टेक्निक है वो क्या है, पीआरटी एंड सीपीएम। फुल फॉर्म से क्लियर हो जाएगा, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कि हम कोई भी प्रोग्राम डिसाइड करेंगे, एक सीक्वेंस पे डिसाइड करेंगे, उसके इवैल्यूएट करते हुए चलेंगे और साथ में उसका रिव्यू देखते हुए चलेंगे। सीपीएम क्रिटिकल पाथ, किसी काम को क्रिटिकली कितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो। इंपॉर्टेंट नेटवर्क टेक्निक यूजफुल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये प्लानिंग में भी अच्छा है और कंट्रोलिंग में भी अच्छा है। दिस टेक्निक्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर प्लानिंग, किसी काम की प्लानिंग कर रही है और शेड्यूलिंग करनी हो या उसको इम्प्लीमेंट करना हो, उसमें हमारे लिए यूजफुल रहेगा। टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, जहां पर हम लोग को कोई काम को टाइम बाउंड प्रोजेक्ट में कंप्लीट करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो वहां हमारे को किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, पीआरटी एंड सीपीएम की। इन्वॉल्विंग परफॉर्मेंस वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स डाइवर्स और इनरिलेटेड एक्टिविटी हो, उसमें यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा एक्सेस हमारी रिक्वायरमेंट रहने वाले है, जहाँ पर टाइमली वर्क कंप्लीट होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वहाँ इसकी नीड हमारी रहने वाली है। दिस टेक्निक्स डील्स विद द टाइम शेड्यूलिंग, जहाँ हमारा टाइम शेड्यूल मैटर करता है या रिसोर्सेज एलोकेशन मैटर करता है, दिस एक्टिविटी एंड इफेक्टिव एक्सक्यूशन प्रोजेक्ट विद इन गिवन टाइम शेड्यूल। हमारा लगता है कि जो भी हम लोग वर्क करने वाले गिवन टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना है, तो हमारे पीआरटी और सीपीएम मेथड यूज करना है, और साथ में कॉस्ट भी कवर करके चलनी है। इसकी स्टेप्स क्या है इसके अंदर, ठीक है, जब देखिएगा तब प्रोजेक्ट डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ clearly identifiable activity which are then arranged in logical sequence, कि हमारा जो भी काम करना है, एक उसको क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड कर दो, और उसको क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस बना दो कि अब ये कंप्लीट हो गया तो अब ये करना, अब ये हो गया तो ये करना है। टाइम पीरियड भी फिक्स हो गया कि आप इस टाइम पीरियड में ये काम करके चलना है। तो ये जो एक बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी या लंबा प्रोजेक्ट चलने वाला है, उसमें यूज होगा, जहां पर हम लोग एक सीक्वेंस में सबसे पहले हमने क्या किया, किसी वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना दिया। जैसे एक सीक्वेंस बना, एक नेटवर्क डायग्राम इज प्रिपेयर्ड, एक नेटवर्क डायग्राम बना दिया टू शो द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, जो हमारे को शो करेगा किस एक्टिविटी को किस सीक्वेंस में करनी है, किसका क्या पैटर्न रहने वाला है। द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर टर्मिनेट होगा। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड किया, फिर उसके पॉइंट्स बना दिए, फिर टाइम एस्टिमेटेड, हर किसी को इतने पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना, ये क्लियरली मेंशन कर देना। आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है, हर काम के लिए मैंने एक्टिविटी भी प्रिपेयर कर दी। दस लाइक मेरे को बोला गया कि आपको 4 मंथ्स में हमारा कोर्स कवर करना है, ठीक है, 4 मंथ्स में कोर्स कवर करना है, मेरे को बोला गया 12th चैप्टर है, तो मैंने 12th चैप्टर के अकॉर्डिंग एक वीक का सीक्वेंस बना लिया कि इस वीक में ये चैप्टर होना चाहिए,
कोई लेंथी चैप्टर है तो उसको कम मैक्सिस टाइम लेना, कोई शॉर्ट है तो उसको शॉर्टर टाइम लेना। तो अल्टीमेटली चैप्टर्स को डिवाइड किया, उसका सीक्वेंस बना दिया और साथ में टाइम पीरियड भी डिसाइड कर दिया। तो एक सीक्वेंस पे काम चलने वाला है। एक मैं सोचूं कि 2 बुक है, कैसे कंप्लीट होगा, क्या कैसे वर्किंग करेंगे, तो मेरे लिए प्रॉब्लम थी, हम सबके लिए प्रॉब्लम थी। बट सीक्वेंस डिसाइड कर दिया हमने, तो हमारा टाइम कंप्लीटली और टाइमली पूरा होगा। तो टाइम एस्टिमेटेड आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, हर काम के लिए, हर एक छोटे पार्ट के लिए हमने टाइम एस्टिमेट लगा लिया। पीआरटी रिक्वायर द प्रिपरेशन ऑफ 3 टाइम एस्टिमेट। 3 टाइम एस्टिमेट लेके चलने मेरे को ऑप्टिमिस्टिक कि मैंने कितने शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट कर दिया। 4 मंथ मिले थे, मैंने 3 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया, तो शॉर्टेस्ट हो गया। पेसिमिस्टिक लॉन्गेस्ट टाइम 4 मंथ मिले थे, मैंने 4 मंथ तो कंप्लीट करना ही करना है, अल्टीमेटली 4 मंथ या फिर 1-2 डेज ऊपर ले लिया, तो ये क्या हो गया पेसिमिस्टिक। और लास्ट है मोस्ट लाइकली टाइम, जितना लगना था उतना ही हमने लिया है। इन सीपीएम ओनली 1 टाइम एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड। लेकिन ये तो हमारा किसमें बताया इसने, हाँ पीआरटी में। सीपीएम में बस एक ही टाइम डिसाइड होगा। इन एडिशन सीपीएम इज आल्सो रिक्वायर मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। बट सीपीएम में हम क्या इंक्लूड करके चल रहे हैं कि कॉस्ट मेरे को कितनी लेके चलनी है, कि मैंने जो एक्सपेंसेस किए हर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उसमें मेरी कितनी कॉस्ट लगी। तो यहाँ पर कॉस्ट और टाइम दोनों का डिसाइडेशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है लॉन्गेस्ट पाथ इज द नेटवर्क इज आइडेंटिफाई एज द क्रिटिकल पाथ। अब किसी भी काम को करने के लिए लॉन्गेस्ट वे कौन सा हो सकता है, अगर क्रिटिकल लगता है तो इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटी विच आर इंपॉर्टेंट फॉर टाइमली कंप्लीशन। अगर लगता है कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उस पर टाइम पीरियड लगना चाहिए, तो वो उसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया। वेन नो डिले कैन बी अलाउड विदाउट डिलेइंग द इंटायर प्रोजेक्ट। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना चलना कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीटली डिले नहीं हो जाए, ठीक है। ये नहीं है कि ठीक है मेरे को लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, अभी टाइम पीरियड ऐसा है कि वो वर्क कंप्लीट हो सकता है, तो ठीक है आप लॉन्गेस्ट वे देखो जिससे क्रिटिकल पाथ कंप्लीट हो सके, क्रिटिकल वर्क कंप्लीट हो। बट अल्टीमेटली ये ध्यान रखना कि हमारा प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड डिसाइड होना चाहिए, कि ये नहीं है एग्जाम बाद कोर्स हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है आपको लगता है कि अभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करके चलो, ठीक है। जब हमने टाइम लॉन्गेस्ट वे की बात कर ली, जो प्रॉब्लम आने वाली थी उसको डील कर लिया। इफ रिक्वायर्ड द प्लान इज मॉडिफाइड, अगर मुझे लगता है प्लान को मॉडिफाइड करना है, पैटर्न चेंज करना है, एग्जीक्यूशन एंड टाइमली कंप्लीशन प्रोजेक्ट इज अंडर कंट्रोल, तो हमारे को उस अकॉर्डिंग कंट्रोल लेकर चलना पड़ेगा। जहां कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, मेरे को टाइमली वर्क कंप्लीट करना है, तो हम किस में जाएंगे, हमारे पीईआरटी में और सीपीए में, जिसपे हमारा टाइम भी कंप्लीट टाइमली काम कंप्लीट होगा और छोटे छोटे टास्क में हम लोग इसको करने वाले हैं। इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एरियाज ऑफ शिपिंग बिल्डिंग, कोई शिप वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये एयरक्राफ्ट, इन सब में इनका यूज होने वाला है। जहां सीधे सीधे हमने बोला एक पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेटेड टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको कंप्लीट करेंगे, टाइमली कंप्लीट करेंगे और कॉस्ट भी मिनिमाइज रखेंगे। ये मेरा क्या था पीआरटी और एंड सीपीएम। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, जिससे मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो कंप्लीटली हमारे पास रहे। वही मेरा क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हर टाइप के मैनेजर को हमारी हेल्प करने वाला है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, टोटली कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग करने वाले हम लोग। दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमारे को किस चीज से रिलेटेड, एंड सपोर्ट फॉर इफेक्टिव मैनेजर डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग है उसको इफेक्टिव करने के लिए हमारे लिए सपोर्ट करेगा। ए डिसीजन मेकर रिक्वायर्ड अप टू डेट एक्यूरेट टाइमली इंफॉर्मेशन, एक हमारे को अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी, टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो जिससे हमारा जो डिसीजन हो वो एक्यूरेट आ सके। एमआईएस वही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम provides the required information to the manager by systematically processing as a massive data generated in the organization। एक massive information मिलेगी, data good prepare मिलेगा। Thus MS is an important communication tool for managers। ये एक managers के लिए good tool है, important tool है, जहाँ से हमारे communication में support मिलेगा। MS also serve as an important control technique, अच्छी टेक्निक है। इट प्रोवाइड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये डेटा प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मैनेजर्स को राइट टाइम, टैली हमारे को हर चीज से रिलेटेड डेटा अवेलेबल रहेगा, सो दैट अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन, जिससे
टाइमली अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल होंगे तो टाइमली हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। टाइमली डिसीजन होगा तो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो करेक्टिव एक्शन हमारे टाइमली आएंगे। मे बी टेकन इन द केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, अगर हमारे को हम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग बात कर रहे थे, जहां डेविएशन आया हमने वहीं की मैं उसको क्लियर सॉल्व आउट कर दिया। इसके फॉलोइंग एडवांटेज है, एक एमएस सिस्टम के मेरे को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं। फर्स्ट आता है इट फैसिलिटेट कलेक्शन मैनेजमेंट एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे को इंफॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल रहेगी एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल को अवेलेबल रहेगी अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ, और हर डिपार्टमेंट को अवेलेबल रहेगी, जिसको जो नीड है उस डेटा को यूज कर सकता है। इट सपोर्ट प्लानिंग, ये प्लानिंग में सपोर्ट करेगा क्योंकि मेरे पास डेटा अवेलेबल है, हर डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करेगा, और इवन कंट्रोलिंग में भी मेरे को सपोर्ट करेगा हर लेवल पर, क्योंकि अगर मेरे डेटा अवेलेबल है तो मैं उस अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता हूँ, अगर मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं डिसीजन भी नहीं ले सकता। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है, एक्यूरेट है, द विच इज ए मैनेजर वर्क है, ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है तो क्वालिटी रहेगी इंफॉर्मेशन की। इट इंश्योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एक होता है कि मेरे को अभी डेटा की इंफॉर्मेशन नीड है तो मैं अल्टीमेट पैसा उसमें मनी इन्वेस्ट करूंगा, एक्सपेंसेस करने वाला हूँ, बट टाइमली अगर अवेलेबल है, मेरे पास मैथ सिस्टम अच्छा है, तो मैं वहां पर जो मेरी कॉस्ट लगने वाली थी वो सेफ रहेगी। इट रिड्यूस इंफॉर्मेशन ओवरलोड ऑन द मैनेजर्स एज ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम, एक होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई, हमारे को एक देखना पड़ेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो मेरे लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है मेरे को यहाँ से वही प्रोवाइड आएगी। तो ये मेरा क्या था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के बेनिफिट के साथ हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर, ठीक है, दोनों का एंड हुआ, ठीक है। जहां हमने क्या किससे स्टार्टिंग की थी, हमारे कंट्रोलिंग के मीनिंग से, कैरेक्टरिस्टिक्स से, उसकी प्रोसेस देख ली थी, फिर उसके टाइप्स देख लिए थे, और लास्ट में हमने क्या देखी, उसकी टेक्निक्स देख ली। टेक्निक्स के साथ हमने क्या किया, हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर प्लस हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हुई। आज के लिए थैंक यू।